चलो चलते हैं 18वीं सदी के फ्रांस में। यह वह समय था जब फ्रांस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। देखने में तो बड़ा शानदार और ताकतवर देश, जहां के महल और किले अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। इन भव्य इमारतों के पीछे छिपी थी गरीबी और भूखमरी की एक दर्दनाक कहानी। राजा लुई 16वां बिल्कुल नालायक और ऊपर से अत्याचारी। उसकी नीतियां और निर्णय जनता के लिए विनाशकारी साबित हो रहे थे। जनता बेचारी भूखों मर रही। किसान और मजदूर अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमीर उमराव और पादरी टैक्स नहीं देते थे। वे अपने ऐशो आराम में मस्त थे और जनता की परेशानियों से बेखबर थे। ऐशो आराम में डूबे हुए उन्हें आम आदमी की क्या फिक्र। उनके लिए जीवन एक उत्सव था, जबकि आम जनता के लिए यह एक संघर्ष। बस जनता में गुस्सा बढ़ता गया। लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे और विरोध प्रदर्शन करने लगे, और यूं क्रांति की नींव पड़ गई। यह क्रांति केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव की भी शुरुआत थी। किसान और मजदूर, जो पहले केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। महिलाएं भी इस क्रांति में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैस्टिल का किला, जो राजा के अत्याचार का प्रतीक था, उसे भी जनता ने ध्वस्त कर दिया। यह घटना क्रांति का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। बैस्टिल के पतन के बाद जनता में एक नई उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में बदलाव आएगा और वे एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ, जहां क्रांतिकारी नेता मिलकर नए कानून और नीतियां बनाने लगे। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई, जिसने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार दिया। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद की। क्रांतिकारी झंडे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखा। कई अमीर उमरावों और पादरियों को उनके अत्याचारों के लिए सजा दी। गिलोटिन का इस्तेमाल कर उन्हें मौत की सजा दी। अंततः जनता ने अपनी आजादी हासिल की और एक नए युग की शुरुआत की। यह क्रांति केवल फ्रांस के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनी। फ्रांस की इस क्रांति ने यह साबित कर दिया कि जब जनता एकजुट होती है, तो वह किसी भी अत्याचारी शासन को हिला सकती है। यह एक नई शुरुआत थी, एक नए भविष्य की ओर। 1789 में फ्रांस कंगाल होने वाला था। देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग भूख से मर रहे थे। गांवों में लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर तरफ निराशा और हताशा का माहौल था। राजा लुई 16वें ने इस संकट से निपटने के लिए स्टेट्स जनरल बुलाई, एक ऐसी सभा जो सदियों से नहीं बुलाई गई थी। यह एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इस सभा में तीनों वर्गों, पादरी, रईस और आम जनता के प्रतिनिधि शामिल होते थे। पादरी और रईस अपने विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए चिंतित थे, जबकि आम जनता, जिन्हें तीसरा एस्टेट कहते थे, अपने अधिकारों और बेहतर जीवन की मांग कर रही थी। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि वे फ्रांस के असली प्रतिनिधि हैं और उन्होंने एक नए संविधान की मांग की। नेशनल असेंबली के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि राजा की पावर कम की जाए और एक संविधान बनाया जाए जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। इस मांग ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति की आग तेजी से फैलने लगी। लोग गुप्त बैठकों में शामिल होने लगे, पर्चे बांटने लगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की योजना बनाने लगे। हर कोई बदलाव चाहता था और वे इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के लोगों ने बास्तील किले पर धावा बोल दिया, जो राजा के अत्याचार का प्रतीक था। इस घटना ने क्रांति को और भी मजबूती दी और लोगों में आजादी की नई उम्मीद जगाई। धीरे धीरे नेशनल असेंबली ने नए कानून बनाए और एक नई सरकार की स्थापना की। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन लोगों का संकल्प अडिग था। वे एक नए, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण फ्रांस का निर्माण करना चाहते थे। अंततः फ्रांस की क्रांति ने देश को एक नई दिशा दी। लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और एक नए, स्वतंत्र और समानता पर आधारित समाज की नींव रखी। यह एक ऐसा समय था जब आक्रोश का ज्वार बदलाव की लहर बन गया और फ्रांस ने एक नई पहचान पाई। 14 जुलाई 1789। यह तारीख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है।
पेरिस के लोग गुस्से से भरे सड़कों पर उतर आए। उनके चेहरों पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। हथियार लेकर बेस्टिल जेल पर टूट पड़े। यह जेल राजा के जुल्म और अत्याचार की प्रतीक थी। बेस्टिल एक किला और जेल जहां राजा अपने विरोधियों को कैद करता था। यह जगह जनता के लिए डर और आतंक का प्रतीक बन चुकी थी। बेस्टिल का गिरना क्रांति का सबसे बड़ा मोड़ था। इस घटना ने पूरे फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ा दी। इससे पता चला जनता में दम है और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। राजा को गद्दी से उतार सकती है। यह घटना राजा के निरंकुश शासन के अंत की शुरुआत थी। क्रांति पूरे फ्रांस में आग की तरह फैल गई। हर कोने में लोग अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए। लोग एकजुट होकर अपने भविष्य की योजना बनाने लगे। वे एक नए और बेहतर समाज की कल्पना कर रहे थे। पेरिस से लेकर छोटे छोटे गांवों तक हर जगह लोग क्रांति के समर्थन में खड़े हो गए। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। लोगों ने बैरिकेड्स बनाए और अपने शहरों की रक्षा के लिए तैयार हो गए। वे किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। कई जगहों पर संघर्ष हुए, लेकिन जनता ने हार नहीं मानी। वे अपने सपनों के लिए लड़ते रहे। धीरे धीरे जनता की जीत होने लगी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीती और अपने अधिकारों को सुरक्षित किया। अंततः एक नई सरकार का गठन हुआ। यह सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई थी। लोगों ने मिलकर एक नए समाज का निर्माण किया। यह समाज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित था। बेस्टिल का पतन केवल एक घटना नहीं थी, यह एक प्रतीक था। यह उस शक्ति का प्रतीक था जो जनता में होती है। इस क्रांति ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह खोली। उन्होंने एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। आज फ्रांस एक स्वतंत्र और समृद्ध देश है। यह सब उस क्रांति की वजह से संभव हो पाया जिसने बेस्टिल के पतन से शुरुआत की थी। हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस क्रांति की याद दिलाता है जिसने देश को बदल दिया। लोग इस दिन को याद करते हैं और उन वीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बेस्टिल का पतन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि उम्मीद और संघर्ष से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। नेशनल असेंबली ने मानवाधिकारों की घोषणा की। यह कागज कहता था सबको आजादी, बराबरी और भाईचारा, पर क्रांति खूनी होती गई। राजा रानी गिरफ्तार, हजारों रईस और उनके चेले मारे गए। फ्रांस एक नए जमाने में कदम रख रहा था। 1793 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे और उसका जैकोबिन क्लब सत्ता में आ गया। रोबेस्पियरे खतरनाक क्रांतिकारी, उसने डर का राज चलाया। हजारों लोग बिना मुकदमे के मारे गए। क्रांति अब खुद को ही खा रही थी। 1794 में रोबेस्पियरे गिरफ्तार और फिर फांसी। सेक्शन 6 नेपोलियन का जलवा। रोबेस्पियरे के बाद फ्रांस में हाहाकार। 1799 में एक फौजी नेपोलियन बोनापार्ट ने तख्ता पलट दिया। खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। क्रांति के कई उसूलों को उसने कुचल दिया, पर फ्रांस को स्थिरता और समृद्धि जरूर दी। सेक्शन 7 राजा गया, गणतंत्र आया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजाशाही को खत्म कर दिया, गणतंत्र की शुरुआत की। इससे पता चला जनता अपनी सरकार चुन सकती है, पर क्रांति का रास्ता खून से सना था, बड़ा अराजक। दुनिया ने देखा क्रांतियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। सेक्शन 8 क्रांति की निशानी। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और दुनिया पर गहरा असर हुआ। आजादी, बराबरी, भाईचारे का परचम लहराया। राष्ट्रवाद का बीज बोया और दुनिया भर में क्रांतियां भड़काई। सेक्शन 9 दुनिया पर असर। फ्रांसीसी क्रांति का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, इंडिया पर भी। इससे इंडिया के राष्ट्रवादियों को जोश मिला, अंग्रेजों से लड़ने की हिम्मत आई। क्रांति ने दुनिया बदल दी, दिखा दिया जनता में कितनी ताकत है।